गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज एक नया दिन होगा और नया व्लॉग होगा और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्लीट ट्रैवल इंफॉर्मेशन एज वेल एज द ट्रैवल टिप्स एंड द बजट ऑफ नैनीताल उत्तराखंड। सो पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि मैं इस ट्रिप में कहाँ कहाँ गया और क्या क्या जगह कवर किया। ठीक है, सो द मेन पॉइंट इज, सबसे पहले हम लोग नैनीताल घूमे हैं, कैची धाम गए हैं, मुक्तेश्वर महादेव एज वेल एज द लोकल पॉइंट्स ऑफ नैनीताल एंटायर टूरिज्म के जो अंडर में जितने भी पॉइंट्स थे वो कवर किए हैं। तो ये टोटल ट्रिप हमारी 2 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और रात 8 नवंबर 9 बजे ये ट्रिप हमारी रिटर्न घर पहुंच करके ख़त्म हुई थी। सो टोटल डेज कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 डेज़ का ये टोटल ट्रिप था, 6 नाइट्स इन 7 डेज़ का। सो इस पूरे ट्रिप का मैं आप लोग को पहले ट्रैवल इन्फॉर्मेशन की टिप्स देना चाहूँगा कि हम लोग ने स्टार्ट कैसे किया, कहाँ से किया। तो देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये देखते हैं कि आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से या साउथ से कहीं से, तो वो डिपेंड करेगा आपका कि आपकी ट्रेन कौन सी होगी, टाइमिंग क्या होगा, जर्नी का आवर्स क्या होगा, एज वेल एज उनके फेयर क्या होंगे, टिकट फेयर्स। तो वो तो आप लोग को IRCTC पे मिल जाएगा, तो वो मेरा बताने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैं आप लोग को बताऊंगा काठगोदाम से कि काठगोदाम तक आपको पहुंचना होगा। काठगोदाम इन द सेंस, देखिए दिल्ली से भी काठगोदाम के लिए ट्रेन है, मुंबई से भी अगर आप जाते तो हरिद्वार जाना होगा और हरिद्वार से आपको काठगोदाम जाना होगा। तो मैं आप लोग को हरिद्वार से समझाता हूँ। तो हरिद्वार से सबसे पहले हम लोग यहाँ से जिस ट्रेन से निकले थे वो ट्रेन यहाँ से हमको हरिद्वार छोड़ी थी, हरिद्वार से फिर काठगोदाम। तो देखिए, जो हम लोग ने AC फर्स्ट मतलब AC चेयर कार का जो हमने टिकट किया था उसका पर पर्सन का 550 रुपीज़ वो टिकट का फेयर था, जो काठगोदाम हमें ड्रॉप कर दी। काठगोदाम से फिर काठगोदाम रात को 11:30 बजे हमारे उतरने के बाद में हमें वहाँ पर स्टॉप लेना पड़ा, हॉल्ट लेना पड़ा। वहाँ रात को रुकने के बाद में आप लोग वहाँ पर रुकने के लिए, अगर आप काठगोदाम जाते हैं तो वहाँ आप रेलवे के क्वार्टर्स जो बने हुए हैं, रेलवे की डॉर्मेट्री सिस्टम है, वहाँ आप लोग रुकेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत चीप रेट रहता है और आप लोग 4-5 घंटा सोना है और उसके बाद में आपको निकल जाना है। तो नैनीताल के लिए वहाँ से बसेस भी मिलती हैं, वहाँ से प्राइवेट टैक्सीज भी है। तो मैं बोलूँगा आप लोग प्राइवेट टैक्सी प्रीफर कर लेना, क्योंकि 150 रुपीज़ उसका फेयर होता है नैनीताल ड्रॉप करने का या कैची धाम ड्रॉप करने का। तो वो कोई इतना रेट्स इतने ज़्यादा नहीं है, 150 रुपीज़ और 85 रुपीज़ का बस है। तो बस में इतना ज़्यादा कंजेस्टेड होकर के और क्राउडेड प्लेस में होकर के जाने से अच्छा है आप प्राइवेट टैक्सी में चले जाएं, जो शेयरिंग बेसिस पे होती है। आप प्राइवेट टैक्सी खुद की भी करा सकते हैं, जो 800 रुपये 600 रुपये में मिल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में आजू बाजू के सराउंडिंग में अगर आप बोलते हैं तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, आप रेंट पे वहाँ पर डे के लिए बाइक ले सकते हैं, जो कि 500 रुपीज़ पर डे पे आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, नैनीताल का अगर लोकल टूर करना है तो आप 200 से 250 से ज़्यादा, 200 या 250 तक का ही पेट्रोल डलवाना, उससे ज़्यादा डलवाना मत, क्योंकि वहाँ पर एजेंट्स आपको बताएंगे आप 300 का डाल दो, 500 का डाल दो, मत डालना, क्योंकि वंस यू पुट द पेट्रोल उसके बाद में आप उसका कोई काम नहीं ले सकते, आप रिटर्न नहीं ले सकते, वो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो इट्स स्मार्ट वर्क कि आप 200 का ही डालना या 300 का ही डालना। 300 भी मत डालिए, 200 या 250 बस हो गया, उतने में ही 35 किलोमीटर्स के रेडियस में ये हर चीज़ कवर हो जाएगी। अब बात आती है मुक्तेश्वर की। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो मुक्तेश्वर महादेव नैनीताल से 55 किलोमीटर्स दूर है। तो उसके लिए आपको टैक्सी हायर करनी होगी, या आप बस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बस आपको जाने के लिए तो मिल जाएगी, रिटर्न आने के लिए नहीं मिलेगी। वहाँ जाके आप हॉल्ट ले सकते हैं, पर होटल्स बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप रिटर्न अगर नैनीताल आ जाएंगे तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। थर्ड थिंग मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर इन केस आप वहाँ से पूरा टूर करने के बाद में आते हैं तो आप लोग मुक्तेश्वर के टेम्परेचर को नैनीताल के टेम्परेचर को कंपैरिजन में मत लेना। मुक्तेश्वर काफ़ी ठंडा होता है, आपके वुलन्स ज़रूर लेकर जाना। ये मत सोचना कि दोपहर का टाइम है तो कोई ठंड नहीं लगी क्या। ये मैं आपको नवंबर बता रहा हूँ, नवंबर की बात बता रहा हूँ, बाकी मंथ्स का मुझे नहीं पता, बट मैं आपको नवंबर बता रहा हूँ। आफ्टर 15 दिसंबर वहाँ पर स्नो चालू हो जाती है, ये उनके लोकल्स का कहना है, ये मेरा इन्फॉर्मेशन, ये लोकल्स का बताना है। तो आप लोग नवंबर मंथ इज़ द बेस्ट सीजन टू विजिट नैनीताल, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और कैची धाम नैनीताल से करीब 13 से 14 किलोमीटर है, वहाँ के लिए भी आपको 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर सीट पे आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, बसेस भी मिल जाएंगी 80-60 रुपीज़ में। सो बसेस में तो जगह मिलती नहीं है हमें, तो इट्स बेटर कि आप टैक्सी ही हायर करिए और टैक्सी से आप लोग
कैची धाम, और कैची धाम दर्शन करके रिटर्न आप नैनीताल आ जाइए, क्योंकि कैची धाम में वहाँ दर्शन के बाद में आपको आजू बाजू एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है। और अगर आपको और ज़्यादा इकोनॉमिकल रूम्स चाहिए तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा आप भोवाली में रुकिए। भोवाली करके जो एरिया है वो नैनीताल से थोड़ा पहले पड़ता है, काठगोदाम भोवाली और फिर नैनीताल पड़ता है। तो भोवाली में अगर आप रुक जाएंगे तो वो आपको और बेनिफिशियल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रूम्स और चीपर रेट में है। वैसे नवंबर मंथ में नैनीताल में भी रेट्स इतने हाई नहीं थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग का महंगे से महंगा रूम 1500 रुपये का था फॉर 2 पर्सन्स। सो 1500 तो मैंने बाय चॉइस लिया था, वहाँ पर 1000 का भी रूम था, तो 1000 के भी मिल जाएंगे, 800 के भी मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा आउटर एरिया में रुकने जाएंगे तो वहाँ पर 500 में होम स्टेज भी मिल जाएंगे। तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली वालों के लिए वहाँ से यहाँ आना तो ज़्यादा कोई लंबी जर्नी नहीं होती, पर हम मुंबई वालों के लिए काफ़ी लंबी जर्नी है। तो हाँ, हो सकता है कोई लोग प्लेजेंट स्टे देखना चाहे कि भाई नहीं थोड़ा लैविश और लग्जरियस हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना। पर मैं आपको बता रहा हूँ बॉटम लाइन 800 मिनिमम में आपको रूम इजीली मिल जाएंगे, जो कि वेल मैनेज्ड और अच्छे रूम होंगे। सो ये बात हो गई रूम्स की। उसके बाद में आप लोग सबसे महंगा जो आप लोग को पूरे टूर में पड़ेगा ना, वो ट्रांसपोर्टेशन ही पड़ेगा। और गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा, इन केस अगर आप लोग बाय रोड ट्रैवल कर सके अपने होम टाउन से, अपने सिटी से, तो मैं आपको बता रहा हूँ बाय रोड बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के ट्रेन टिकट्स का, तो सिर्फ ट्रेन टिकट ही नहीं होती है, वहाँ का लोकल टूर करने का भी हमें टूरिस्ट के गाड़ियों का खर्चा होता है। अगर आप वो खुद की गाड़ी से करते हैं तो वो कैलकुलेशन में आपको बहुत सस्ता। हाँ, सो अब हम लोग आते हैं फूड के ऊपर। सो फूड के ऊपर मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि फूड आप पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। अब आप लोग अगर मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा या डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट या सबवे ऐसे कोई बड़े ब्रांड्स खाने जाएंगे तो बट ऑब्वियसली आप लोग को एक्सपेंसिव पड़ेगा, वो एक टूरिज्म स्पॉट है। सेकेंड थिंग मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग लोकल फूड वहाँ पर प्रेफर करते हैं, जैसे कि आलू के पराठे हो गए, वहाँ पर दाल राइस हो गया, राजमा चावल हो गया, ये काइंड ऑफ फूड अगर आप लोग खाएंगे तो एक एवरेज जिसका डाइट होता है उसका मैक्सिमम बिल ना 400 450 फॉर 2 पर्सन्स एक टाइम का हो सकता है। मतलब आप 1000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन्स पर डे अगर पकड़ के चलेंगे तो भी बेटर है। ये एक एवरेज रेस्टोरेंट में। अगर आप लोग कहीं कई लोग तो मतलब 1 टाइम फूड इनटेक लेकर के भी चलते हैं और 2 टाइम 3 मील्स है, 4 मील्स है, वो डिपेंड आपके ऊपर भी करता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एट ए टाइम अगर आप एक लंच के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर 400 450 का आपका बिल बनेगा। फूड भी काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में है इस नवंबर मंथ में। बाकी मैं आपको ये सीज़न के टाइम की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं सीज़न के टाइम का डिफरेंस अगर आप लोगों को बताऊँ तो जो रूम मैंने 1500 का लिया था, उसी बंदे ने मुझसे बताया था कि सर यही रूम हम लोग 5 से 6 हज़ार रुपये में बेचते, क्योंकि वो नैनीताल के लेक के ठीक सामने था। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा नैनी लेक तक पहुंचने के लिए, इतना नज़दीक था रूम नैनीताल के माल रोड पे, जहां मैंने रूम लिया था 1500 का। तो वहां रूम 6000 7000 कई बार 10,000 तक भी जाते हैं पीक सीजन में। अच्छा, सीज़न कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म होता है वो है मई जून जुलाई, उनका कहना है। दिवाली के टाइम पे वेस्ट बंगाल क्राउड होता है, ऐसा उनका बताना है। तो सबसे मेन सीज़न होता है मई जून जुलाई का, जो सबसे पीक रेट्स पे होता है, अपने हाइक पे होता है नैनीताल। सो उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये बोलना है कि उससे बेटर तो आप लोग नवंबर विजिट करिए अगर हो सके तो। नवंबर दिवाली के आसपास का पीरियड रहेगा, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतना इकोनॉमिकल और इतना बेनिफिशियल था ओवरऑल टूर, इतना पीसफुल टूर था। सो मेरा ये कहना है कि अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस रूट से, अगर आप लोग जा रहे हैं नैनीताल के रूट से अगर जा रहे हैं तो आप लोग आगे वहाँ पर जिम कॉर्बेट भी कवर कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट भी काफ़ी नज़दीक है। हालांकि वहाँ पर रिव्यूज़ वहाँ के लोकल्स का ऐसा था कि वहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ जानवर उन्हें देखने मिले तो नहीं है अभी तक जो लोग गए थे, बट स्टिल जिम कॉर्बेट एक वहाँ का वेरी वेल नोन नेशनल पार्क है, आप लोग जानते हैं, तो वो भी आप लोग कवर कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लोग अगर जाना चाहे तो। पर अगर आपकी खुद की गाड़ी होगी तो डेफिनेटली आप लोग जाकर आइएगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट भी एक देखने लायक जगह है, एक वाइल्ड लाइफ के लिए कई लोग के फेवरेट स्पॉट्स भी रह चुके हैं। सो ठीक है। और दूसरा मैं आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में बता दूं कि नैनीताल में नवंबर के टाइम पे हम लोग जब गए तब उस टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था नाइट में, और 15 डिग्री मैक्सिमम दोपहर में था। तो काफ़ी कोल्ड था एज पर टू अवर मुंबई पीपल्स। हम लोग के लिए 15 और 5 बहुत होता है, क्योंकि हम लोग भाई माइनस में नहीं ज़्यादा सर्वाइव कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल रीजन के रहने वाले लोग हैं हम लोग। सो उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये बताना है कि अगर आप लोग को
प्रिपरेशन करके जो जाना हो कि जैकेट वगैरह, तो भाई 5 डिग्री टू 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जाइएगा, अपने वुलन्स कैरी करिएगा। और सबसे मेन पॉइंट तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि नाइट में वहाँ पर कहीं भी आप लोग ट्रैवल मत करिए। ये ऐसा लोकल्स का बताना है कि वहाँ पर कई जगह पे थ्रेट्स हैं, लाइक लूट पाट चोरी चकारी के थोड़े रिस्क है पहाड़ी रीजन में। जैसे आप लोग अगर रात को काठगोदाम पहुंच गए, तो पहले हमारी भी प्लानिंग थी काठगोदाम से हम लोग रात को निकल करके रात को ही नैनीताल पहुंच जाएंगे, बट वहाँ के लोकल्स ने मना किया कि आप लोग ऐसे ट्रैवल मत करिए, रिस्क है। तो मेरा भी ये कहना है कि नाइट में वहाँ घाट सेक्शंस में आप लोग अकेले ट्रैवल मत करिए। सो अभी मैं आप लोग को इसी में थोड़ा मैं चार्ट भी दिखाऊंगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा हुआ है, फूड का कितना हुआ है, एंटरटेनमेंट पे कितना हुआ है, अकोमोडेशन पे कितना है। तो अभी ये वीडियो में आप लोग को मैं पूरा ये ब्रीफ करूंगा। सो गाइज ये था टोटली ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज टिप्स एज वेल एज बजट्स। सो ये आई होप आप लोग को एंटायर इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये पूरा जो भी मैंने ब्रीफ किया, मैं टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड अकोमोडेशन, यही मेन चीज़ें होती है। बाकी तो शॉपिंग वगैरह जो भी चीज़ करनी है ये तो आप लोग के एक्सपेंसेस के ऊपर है। कई लोग बाकी अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं इसमें, तो वो चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता जो कि मैंने किया नहीं है। ये मेन बेसिक्स होते हैं हर ट्रैवल टिप्स में और इन्फॉर्मेशन में, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। मेरा बजट भी आप लोग को बताया कि कितना क्या मेरा खर्चा उसमें हुआ है, कितना नहीं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग्स एज वेल। सपोर्ट करिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।